तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हंची और मगेद थोड़ी दूर से ही बंदरगाह पर तैनात सभी येगरिस्ट को देख रहे होते हैं। फिर हंची कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि फ्लोक इतनी जल्दी कोई कदम उठा लेगा। तो मगेद कहता है, अगर येगरिस्ट ने बोट को तबाह कर दिया होता तो सब कुछ खत्म हो चुका होता, तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो हंची कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि हम सभी मिलकर एन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस बोट को तबाह करना तो आसान है, लेकिन दुनिया के तबाह होने के बाद में ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने में पता नहीं उन्हें कितना और वक्त लग जाएगा। और मुझे लगता है कि उन्हें भी उड़ने वाली बोट की जरूरत है, ताकि रंबलिंग खत्म होने के बाद में वो दूसरे देशों में जाकर देख सके। इसीलिए उन्होंने बंदरगाह पर कब्जा करके सबसे पहले आजुआ बीटो के लोगों को कब्जे में ले लिया। अगर उन्हें पता चल गया कि हम भी यहीं हैं, तो वो बोट को उड़ाने में बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। फिर चाहे हमारे पास 9 टाइटन्स की पावर ही क्यों ना हो, उन्हें रोकना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो मगेद कहता है, अगर हमने जल्दी ही कुछ भी नहीं किया तो हम फाउंडर को कभी भी नहीं रोक पाएंगे। तो चलो अब जल्दी से एक प्लान बनाते हैं। तो वो सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो सभी येगरिस्ट को एक बार में ही मार देंगे, ताकि वो बोट को बचा सके। एनी कहती है, हम सभी अपने टाइटन्स की पावर का यूज करेंगे और तुम सभी को भी अपने हथियारों के साथ लड़ना होगा। तो मिकासा कहती है, अगर हमने बिना कुछ सोचे समझे हमला कर दिया तो आजुमा बीतो की जान खतरे में आ जाएगी। तो एनी कहती है, हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई रिश्तेदार हो, लेकिन उसने हमारे होम टाउन पर हमला किया था, वो हमारी दुश्मन है। तो पिग कहती है, नहीं, हम आजुमा बीतो को मरने नहीं दे सकते। सही कहा ना ओनियो। तो ओनियो कहता है, मैं बोट को उड़ा सकता हूँ, लेकिन आजुमा बीतो की मैकेनिक्स के बिना ये उड़ने वाली बोट भी किसी आम बोट की तरह ही होगी। इसीलिए इस बोट के पंखों को फोल्ड करके रखा है, ताकि उससे हम समुद्र में ले जा सके। हाँ, हम उन पंखों को खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं उड़ेगी, क्योंकि मेन प्लान ये था कि पहले उसे बंदरगाह भेजा जाएगा, जहाँ पर उसकी मेंटेनेंस वगैरह होगी, उसके बाद ही उसे यूज किया जाएगा। तो राइनर कहता है, अगर हम ये सब करेंगे तो इसमें कितना वक्त लगेगा। तो ओनियो कहता है, मुझे नहीं पता, आजुमा बीतो से पूछो। तो एनी कहती है, इसका मतलब ये है कि हमें आजुमा बीतो को भी बचाना होगा, ताकि उनके सभी मैकेनिक्स बोर्ड की सभी मेंटेनेंस कर दें। साथ ही तुम लोग ये कहना चाहते हो कि तुम सभी येगरिस्ट पर हमला नहीं करना चाहते, जो कि हम लोगों पर हमला करेंगे। तो जिन कहता है, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि उनमें से कुछ हमारे ट्रेनिंग के दिनों के दोस्त हैं। तो तुम बताओ कि तुम उड़ने वाली बोट और आजुमा बीतो को कैसे सुरक्षित रखोगे, साथ ही वो आजुमा बीतो के लोग शिप की मेंटेनेंस कर पाए, उसका वक्त भी निकाल पाओगे, वो भी बिना येगरिस्ट को मारे जो कि हम पर हमला करेंगे। तो बताओ आर्मिन, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है जिससे कि तुमने मुझे फंसाया था, बताओ। तो पीक कहती है, ऐसा कोई प्लान नहीं है, हमें ये सब एक बार में ही खत्म करना होगा, और अगर हमने कोई भी गलती की तो उड़ने वाली बोट हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो कोनी कहता है, हम यहाँ पर लोगों को बचाने आए थे और तुम चाहते हो कि हम सबसे पहले अपने ही दोस्तों को मार दें। तो एनी कहती है, हाँ, तुम लोगों ने सही कहा, हम तुमसे ये करने के लिए नहीं कह सकते, ये काफी मुश्किल फैसला है। उस दिन अगर तुम हमारी जगह पर होते तो मुझे भरोसा है कि तुम दीवार नहीं तोड़ते, तुम हमारे जैसे नहीं हो। तभी राइनर को एरन की वो बात याद आती है जब एरन ने राइनर से कहा था, राइनर, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ। तो राइनर सोचता है, अब मैं समझ गया कि एरन उस दिन क्या कहना चाहता था। एक्चुअली यहाँ पर राइनर को ये चीज समझ में आ जाती है कि जैसे वो एनी और बर्थोल्ड भी वॉल्स को तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें वो सब करना पड़ा क्योंकि वो उनका मिशन था, और वॉल्स तोड़ने के बाद उन सभी को इस बात का काफी रिग्रेट भी हुआ था। उसी तरह से एरन भी रंबलिंग और तबाही मचाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास और कोई भी चारा नहीं था। तो राइनर उन सभी से कहता है, तुम चारों को लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी गाबी और फाल्को के साथ दूर से ही ये सब देख सकते हो, क्योंकि अगर ये येगरिस्ट तुम्हारे सामने आए तो तुम्हें भी उनसे लड़ना ही होगा। तो कोनी कहता है, तो तुम क्या कहना चाहते हो, हम दूर से ही तुम्हें एक दूसरे को मारते हुए देखें। और जिन कहता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि टाइटन्स के हमले से ये सब खत्म हो जाएगा। तभी वहां पर हांजी और मगिद भी आ जाते हैं। हांजी कहती है, मैं दूर बैठकर देखने वालों में से नहीं हूँ, और वैसे भी मैं अपने हाथों से पहले ही 4 येगरिस्ट को मार चुकी हूँ, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही इंसानियत के पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है,
मैंने देखा कि सभी के सभी टाइटन्स समुद्र से होते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से समुद्र से बहुत ज्यादा भाप निकल रही है। उनकी स्पीड को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मार्ले तक पहुंच चुके हैं और शायद उन्होंने मार्ले के शहरों को तबाह करना भी शुरू कर दिया होगा। ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि वो सब इतनी जल्दी समुद्र को पार कर लेंगे। ये सब सुनकर सभी लोग शौक हो जाते हैं। फिर मगेत येलेना के पास जाकर उसके मुंह को पकड़ता है और अपने एक टांग को येलेना के एक हाथ पर रखकर उसे टॉर्चर करने लगता है और कहता है, बताओ एरन येगर किस तरफ है? जब तक तुम मुझे ये नहीं बताओगी तब तक मैं तुम्हारे हाथ को यूं ही तोड़ता रहूंगा। मगेत के ऐसा करने की वजह से येलेना की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिन पानी की मछली जैसे तड़पने लगती है। तभी हांची मगेत को रोकती है तो येलेना कहती है, अब मैंने अपना मन बदल लिया है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, फिर शायद मैं तुम्हें एरन का पता बता दूं। तो हांची कहती है, मगेत हमें सबसे पहले उड़ने वाली बोट को बचाना है। तो उन्हें कहता है, सही कहा, हमारे पास इसे टॉर्चर करने का टाइम नहीं है। इसके बाद मगेत कोनी, आर्मिन, मिकासा और जिन से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। मैंने कल रात को बहुत कुछ गलत सलत बोल दिया। मैंने काफी बेवकूफ तरीके से इंसाफ के बारे में बात की थी और आखिर तक मैं बस डरपोक की तरह ही अपनी सफाई देते रहा था, क्योंकि शायद मैं ये नहीं मानना चाहता था कि मैं गलत था। ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बहुत ही गलत है कि 2000 साल पहले वाले पापों की सजा हम तुम्हें दें, वो भी बस इसीलिए क्योंकि तुम एल्डियंस हो। जिसके बाद मगेत एनी, राइनर और पिग से माफी मांगते हुए कहता है, तुम सभी को भी कोई भी जरूरत नहीं है सारी दुनिया की नफरत को झेलने की, लेकिन फिर भी हमें ये याद रखना होगा और अपने आने वाली पीढ़ियों को बताना होगा। एरन येगर हर चीज को तबाह करना चाहता है, इसीलिए हमें उसे रोकना होगा और जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे तब तक ये नर्क कभी भी खत्म नहीं होगा। इसके बाद मगेत आर्मिन, कोनी, जीन और मिकासा के सामने झुककर उनसे माफी मांगता है। तो आर्मिन कहता है, नहीं, हम यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ नहीं देख सकते। यानी कि ये सभी लड़ाई के लिए बिल्कुल ही तैयार होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्लोक ने आज़मा बीतो और उसके कई लोगों को बंदी बनाकर रखा होता है। फ्लोक कहता है, देखो समुद्र से कितनी सारी भाप निकल रही है, लगता है जल्दी ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। साथ ही फ्लोक ने आज़मा बीतो के कुछ लोगों को मार भी दिया होता है। फिर फ्लोक कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे और लोग मरे तो इन्हें कह दो कि ये हमारी बात माने। तो आज़मा बीतो कहती है, इसमें खुश होने वाली क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है कि बाहर की दुनिया को खत्म करके पैराडाइज आइलैंड सुरक्षित हो जाएगा? तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा करके तुम बस अपनी ही दुनिया को छोटा कर रहे हो। इसके बाद तुम सभी आपस में लड़ने लगोगे। तो ये सब सुनकर फ्लोक का पारा ही चढ़ जाता है और वो आज़मा बीतो की खोपड़ी पर बंदूक लगाकर उसे कहता है, तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। जिसके बाद फ्लोक गोली चलाने ही वाला होता है, लेकिन तभी बाहर कोनी और आर्मिन आकर फ्लोक का आवाज लगाने लगते हैं और कहते हैं, हमने कार टाइटन और आर्मर टाइटन को देखा, हम उनका पीछा कर रहे थे, वो समुद्र के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जल्दी से उड़ने वाली बोट से उनका पीछा करना होगा। जल्दी से उड़ने वाली बोट को खोलो ताकि हम उनका पीछा कर सकें, उन्हें खत्म कर सकें। जल्दी से आज़मा बीतो को बुलाओ क्योंकि उन्हीं के लोग बोट को चालू कर सकते हैं। तुम्हें याद है ना, कार टाइटन तुमसे बचकर भाग गई थी और उसने ओनी और जीन को भी मार दिया था। इसके बाद कोनी और आर्मिन दोनों उड़ने वाली बोट के पास जाते हैं, जिसके पास ये दोनों सैनिक खड़े होते हैं जो कि कोनी और आर्मिन के ट्रेनिंग के दिनों के दोस्त हैं। यहाँ पर आर्मिन और कोनी को पता चलता है कि उड़ने वाली बोट पर तो बम लगे हैं। तो कोनी उन दोनों से कहता है कि हमें कार टाइटन और आर्मर टाइटन का पीछा करना है, जल्दी से बोट को खोलो। तो ये बंदा कहता है, शांत हो जाओ, हम लोगों को शक है कि तुम दोनों मार्ले के साथ मिल चुके हो और तुम रम्बलिंग को रोकने के लिए इस उड़ने वाली बोट का इस्तेमाल करोगे। तो ये सुनकर आर्मिन और कोनी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, लेकिन फिर कोनी कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, आखिर हम भला ऐसा क्यों करेंगे? और आर्मिन कहता है, अगर हमने रम्बलिंग को रोक दिया तो आइलैंड का क्या होगा? तो ये सुनकर ये दोनों सैनिक कहते हैं, हमें पता था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। हमें तो टेंशन हो रही थी कि अगर तुम सच में हमें धोखा दे दोगे तो हम क्या करेंगे। तो आर्मिन एक सैनिक को जल्दी से उन बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने के लिए कहता है जो कि बोट के ऊपर लगे हुए हैं। तो ये सैनिक बॉम्ब्स को डिफ्यूज करने लगता है और कहता है,
तुम एरन के साथ ही हो, लेकिन तुमने एरन को इतने सारे लोगों को मारने से रोकने की कोशिश तो की ही होगी ना। वहीं कोनी और आर्मिन की फटी पड़ी होती है और जैसे ही वो सैनिक बम को डिफ्यूज करता है तो आर्मिन सोचता है अब सब फ्लोक पर डिपेंड करता है कि वो आसमां बीतों के मैकेनिक्स को कब तक लेकर आ जाता है। बस एक बार उड़ने वाली बोट रेडी हो जाए तो हम सभी को इसके ऊपर चढ़ा देंगे। अगर सब कुछ सही हुआ तो किसी का भी खून नहीं बहेगा। वहीं दूसरी तरफ लोग कहता है ये बहुत ही अजीब है। अगर उन्हें पता था कि दुश्मन साउथ की तरफ से भाग रहे हैं तो उन्हें स्टीम इंजन से यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ पर घोड़ों से आए हैं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मुझे अपना काम कर ही देना चाहिए। जिसके बाद में फ्लोक आसमां बीतों के लोगों को मारने के लिए उन पर बंदूक तान देता है। फिर 2-4 गोलियां चलती है जो कि आसमां बीतों के लोगों पर नहीं चली होती, बल्कि आसमां बीतों ने फ्लोक पर अटैक करके उसे गिरा दिया होता है। तो फ्लोक आसमां बीतों को मारने का ऑर्डर दे देता है। तो येगरिस्ट आसमां बीतों को मारने के लिए बंदूक उसकी तरफ करती है कि तभी वहां पर एंट्री होती है मिकासा की। वो वहां पर आकर येगरिस्ट की पुंगी बचा देती है। वहीं फ्लोक जैसे तैसे ओडियम गियर का यूज करके खिड़की से वहां से भाग जाता है और सभी येगरिस्ट को कह देता है हम पर हमला हुआ है। कोनी, आर्मिन और मिकासा ने हमें धोखा दे दिया है, उन्हें मार डालो। ये सुनकर सभी येगरिस्ट उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरने लगते हैं जिसमें आज़मा बीतो के लोग और मिकासा होती है। तो मिकासा आज़मा बीतो और उसके लोगों को जल्दी से बेसमेंट में जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता होता है कि थोड़ी देर में ही यहाँ पर खिड़कियों से ठंडा स्पेयर आने वाली है। और जब वो सभी बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं तो ठीक ऐसा ही होता है, वहां पर थंडर स्पेयर्स आकर गिरती है जिससे कि मिकासा बाल बाल बच जाती है और सोचती है ऐसा लगता है कि हमें सभी येगरिस्ट को मारना ही होगा। तभी कुछ येगरिस्ट आज़मा बीतो के सामने आकर उस पर बंदूक तान देते हैं। ये देखकर मिकासा उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ जाती है, लेकिन तभी उन सभी को गोली आकर लग जाती है जिससे कि वो मर जाते हैं, जो कि मगेत और हांजी ने चलाई होती है। मगेत आज़मा बीतो से कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ चलो। दूसरी तरफ हम आर्मिन और कोनी को देखते हैं जहां पर एक येगरिस्ट बम को फिर से एक्टिवेट करने लगता है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो दोनों उनके दुश्मन हैं। तो आर्मिन उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी दूसरा सैनिक आर्मिन में 2-3 छेद करके उसे छेदी सिंह बना देता है जिससे कि वो वहीं पर फ्लैट हो जाता है। जिसके बाद वो सैनिक दूसरे सैनिक से कहता है जल्दी से बम को एक्टिवेट करके बोट को उड़ा दो। साथ ही सैनिक ने कोनी के ऊपर भी बंदूक तान कर रखी होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिकासा और बाकी सभी बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और येगरिस्ट बेसमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं और फ्लोक सोच रहा होता है आखिर वो लोग बेसमेंट में क्यों घुस गए जहां से वो बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। वो सब इतने बेवकूफ तो नहीं है। तभी वहां पर राइनर और एनी एक धमाकेदार एंट्री लेते हुए फ्लोक के पीछे आकर अपनी अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसी वक्त कोनी भी एक सैनिक पर हमला कर देता है। वहीं दूर से ये सभी भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। ओनियो कहता है हमारा प्लान काम नहीं आया, हमेशा ऐसा ही क्यों होता है। तो येलेना कहती है हम इंसानों को मार काट से दूर नहीं कर सकते। सही कहा ना कैप्टन। फिर हम देखते हैं कि एनी और राइनर को देखकर येगरिस्ट थोड़ा डर जाते हैं, जिसके बाद एनी और राइनर येगरिस्ट को मारने लगते हैं और येगरिस्ट भी थंडर स्पेयर से उन पर अटैक करके उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनी और राइनर एक दूसरे का साथ देते हुए येगरिस्ट को नानी याद दिला देते हैं। दूसरी तरफ कोनी इस सैनिक से गन छीनने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये सैनिक दूसरे सैनिक से जल्दी से बोट को उड़ाने के लिए कहता है। वहीं आर्मिन दूसरे सैनिक के ऊपर कूद जाता है, तो वो सैनिक आर्मिन के सर पर बंदूक रख देता है। तो आर्मिन कुछ भी नहीं करता, बस खड़ा रहता है क्योंकि वो अपनी टाइटन पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अगर वो टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो बोट के साथ साथ पूरी बंदरगाह को भी उड़ा देगा। वहीं कोनी से ये सैनिक कहता है तुम धोखेबाज हो, हम तो दोस्त हैं ना। तो कोनी उससे कहता है हम अभी भी दोस्त हैं। फिर आर्मिन और कोनी दोनों को ही मार्लो की एक बात याद आती है जिसमें वो कहता है किसी ना किसी को तो ये करना ही होगा। जिसके बाद कोनी आर्मिन को बचाने के लिए इस सैनिक से बंदूक छीनकर दूसरे सैनिक को मार देता है, जिससे कि उसे भी काफी दुख होता है क्योंकि वो भी उसका दोस्त था। इसके बाद कोनी अपने दूसरे येगरिस्ट दोस्त को भी मार देता है और रोने लगता है।
इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।